हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग सेट थ्योरी जो क्लास 11th में सीबीएसई बोर्ड में पढ़ाई जाती है उसके लेक्चर्स को कंटिन्यू करेंगे। और आज हम नए कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे। यूनियन, इंटरसेक्शन और इनके डायग्रामेटिकली इनको हम समझेंगे। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आज की वीडियोस से पहले आपने जितने भी सेट थ्योरी से जुड़ी हुई वीडियो को अच्छे से देख लिया है और बेसिक कॉन्सेप्ट्स को आपने अपने दिमाग में अच्छे से फीड कर लिया है। आप जितना समझ के रखेंगे नेक्स्ट वीडियो आपके लिए उतना आसान होता चला जाएगा। हमेशा जो नेक्स्ट वीडियो देखने से पहले या देखने के लिए ये ऑलमोस्ट प्री रिक्विजिट है कि आप पुरानी वीडियो को जरूर देख लीजिए सो दैट कि आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रॉब्लम नहीं होगी। ऑल्दो ये मैं क्लास 11th के टॉपिक को ध्यान में रख के बना रहा हूँ, बट ये वीडियो बेसिक से लेकर के और इंटरमीडिएट लेवल तक को बहुत अच्छे से कवर करता है। इसका मतलब कोई भी स्टूडेंट जो जिसको भी सेट थ्योरी कहीं पे भी यूज़ करना हो, चाहे एंट्रेंस में भी यूज़ करना हो, वो इस वीडियो को देख सकता है। अभी आने वाले टाइम में मैं सेट थ्योरी से जुड़े हुए डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स को भी लूँगा और वो एंट्रेंस से जुड़ा हुआ और अलग-अलग कॉम्पिटिशन से जुड़ा हुआ प्रॉब्लम्स होगा। तो चलिए यही बोलने के साथ आज हम स्टार्ट करते हैं सेट थ्योरी का नेक्स्ट लेक्चर। और इसमें आज मैं आपको सबसे पहले पढ़ाऊँगा यूनियन। तो यूनियन के बारे में आज हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आई अब यूनियन का जो ये आप लेटर देख रहे हैं यू, यहीं से स्टार्ट हो जाता है यूनियन। एक्चुअली यूनियन का रिप्रेजेंटेशन ऐसे होता है। एक और बात मैं आपको बता देता हूँ। अभी जो हम सेट थ्योरी पढ़ रहे हैं इसमें हो सकता है तो मैं आज के ही लेक्चर में वेन डायग्राम का यूज़ करना स्टार्ट कर दूँ। तो वेन डायग्राम के यूज़ से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि दरअसल वेन डायग्राम का स्टार्टिंग, वेन डायग्राम नहीं कहना चाहिए मुझे, पिक्चराइजेशन ऑफ सेट की स्टार्टिंग यूलर्स ने की थी 1800 समथिंग के आसपास में। एग्जैक्टली ईयर याद नहीं है। लेकिन उन्होंने इसको प्रैक्टिस में नहीं लेके आए थे। उसके बाद ब्रिटिश मैथमेटिशियन थे, मेरे ख्याल से जेम्स वेन थे या थॉमस वेन थे। आ, वेन उनका नाम था, VENN, आगे थॉमस या जो भी, वो मैं ठीक से याद नहीं कर पा रहा हूँ। तो वो इसको प्रैक्टिस में लेकर के आए। इसलिए ये जो कॉन्सेप्ट है जिसमें हम सेट थ्योरी को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं, या आप कह सकते हैं पिक्चराइज फॉर्म में हम रिप्रेजेंट, इसको वेन डायग्राम के नाम से भी जाना जाता है। ज़्यादा प्रिसाइसली अगर आप बात करें तो यूलर्स वेन डायग्राम के नाम से जाना जाता है। तो खैर ये नियरली जस्ट एक हिस्ट्री के टर्म्स में मैंने आपको बताया। तो यूनियन को हम लोग यू से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे यूनियन वर्ड है उसमें यू से स्टार्ट होता है, वही यूनियन। यूनियन का जो सिंपल में हिंदी में मतलब होता है वही है। ये अंडरलाइन नहीं करना होता आपको, बस मैंने ऐसे अंडरलाइन कर दिया, UNIO। चलिए ठीक है। तो यूनियन का मतलब हिंदी में क्या होता है? चीज़ों को जोड़ना। बस वही मतलब अभी भी है, कोई अलग नहीं है। तो यूनियन हम लोग करेंगे दो अलग अलग सेट्स को, तो कैसे वो दिखेगा वो हम जरा देखते हैं। तो एक सेट ले लेते हैं ए। उम्मीद है कि अब आप सेट का मतलब जानते हैं, मुझे एक्सप्लेन नहीं करना है। एक घर में चार लोग हैं, 1 2 3 एंड 4। और एक दूसरा घर है हमारे पास बी, उसमें भी तीन लोग हैं। मान लेते हैं 3 4 5, और एक और आदमी बढ़ा लेते हैं, ये है। तो इसको अगर हमें डायग्रामेटिकली दिखाना हो, चलिए स्टार्ट ही कर देते हैं हम लोग डायग्रामेटिकली। तो कैसे दिखाएंगे वो मैं आपको बताता हूँ। तो अगर एक सर्कल हमने बनाया और ये सर्कल हमारा ए को रिप्रेजेंट करता है, सेट ए को रिप्रेजेंट, और एक दूसरा सर्कल हम लोग बना लेते हैं सेट बी, उसका ये एक सर्कल है हमारे पास। ये हमारा एक दूसरा सर्कल है जो कि सेट बी को रिप्रेजेंट करता है। यूजुअली जब आप बुक में देखेंगे तो आप देखेंगे इसके आजू बाजू में या एक बड़ा सा रेक्टेंगुलर बॉक्स भी होगा जिसके अंदर ये दोनों होगा। उस रेक्टेंगुलर बॉक्स के बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे कि वो क्यों रहता है। लेकिन फिलहाल अभी हम लोग बहुत फंडामेंटल में रहते हैं कि ए एक सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब आप सेट की जगह आप इसको घर समझ सकते हैं। येलो वाला जो है एक घर है, ये ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं ए। और ये वाला जो है वो बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, आप इसको बी का नाम दे सकते हैं। तो आपसे बोला गया है इसमें कि आप इन दोनों का यूनियन बताइए कि क्या होगा। तो इन दोनों का यूनियन का मतलब है
कि जो सेट ए के अंदर या फिर आप कह लीजिए घर के अंदर 1 2 3 4 लिखा हुआ है और सेट बी में 3 4 5 6 भी है। कॉमन है बहुत सारी चीज़ें। कॉमन क्या क्या है आप देखिए, 3 और 4 कॉमन है, 3 यहाँ पे भी यहाँ पे भी। तो दरअसल में ए यूनियन बी का मतलब हो जाएगा मैथमेटिकली 1 2 3 4 5 6। ये ए यूनियन बी का मतलब होगा। आसान भाषा में कभी भी अगर आप दोनों चीज़ को यूनियन कर रहे हैं, दो सेट्स को या दो से ज़्यादा सेट्स को का अगर आप यूनियन कर रहे हो, तो सारे एलिमेंट्स को लिख देते हैं, सिवाय इसके कि जो कॉमन एलिमेंट है उसको बार बार आप नहीं लिखते, एक ही बार लिखते हैं। जैसे 3 यहाँ पे 2 बार आया तो आप एक ही बार लिखेंगे, 4 यहाँ पे 2 बार आया आपने एक ही बार लिखा, लेकिन लिखा सारा कुछ है। अब अगर आप इसको ऐसे समझें तो एन ऑफ ए में पूरा का पूरा अगर हमारे पास 4 एलिमेंट है और एन ऑफ बी हमारे पास 4 एलिमेंट है, मुझे उम्मीद है एन ऑफ ए का मतलब आप समझते हैं। एन ऑफ ए का मतलब होता है कार्डिनलिटी ऑफ ए, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट ए, और एन ऑफ बी का मतलब होता है कितने एलिमेंट्स हैं सेट बी में। तो अब एक्सपेक्ट करता हूं कि अब आप टर्मिनोलॉजी को समझते होंगे, क्योंकि अगर आपने पुराने वीडियोस देखे हैं तो ये सारी बातें आपको समझ में आएंगी। तो अगर हमारे पास एन ऑफ ए 4 है, एन ऑफ बी 5 है, मतलब एक घर के अंदर हमारे पास 4 लोग हैं, जो कि आप देख सकते हैं घर ए है, येलो वाला जो मैंने घर बनाया है सर्कल, उसमें 4 लोग रहते हैं। और बी वाला जो घर है जो पर्पल कलर का है, उसमें हमारे पास उसमें भी 4 लोग हैं। तो अगर आप देखेंगे दोनों में 4-4 लोग हैं, तो एन ऑफ ए यूनियन अगर आप देखेंगे तो एन ऑफ ए यूनियन बी अगर आप चेक करेंगे तो ज़रूरी नहीं कि इसमें 4 ही लोग हों। आप देख लीजिए इसमें कि टोटल 3 और 3 6 ही लोग हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है यहाँ पे बताना कि ज़रूरी नहीं है कि एन ऑफ ए में 4 है और एन ऑफ बी में अगर 4 है तो दोनों को मिला देंगे तो एन ऑफ ए प्लस ए यूनियन बी होगा। दिस इज़ नॉट मैंडेटरी। यहाँ पे यही मुझे बताना था। एन ऑफ बी equals to n of A union B. This is not mandatory. यहाँ लिख देता हूँ यहाँ पे not mandatory, mandatory, not necessarily, जरूरी नहीं है कि ये इक्वल होगा। ये एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ जिसमें कि आप देख सकते हैं कि इक्वल नहीं होगा। ओके, अब जरा हम इसको पिक्चराइज करने की कोशिश करते हैं कि कैसा दिखेगा ये। तो 1 2 3 4 जो है सेट ए के अंदर है, मतलब घर ए के अंदर 1 2 3, और 3 4 5 6 जो है वो घर बी के अंदर है। तो 3 और 4 ऐसा नंबर है जो ए में भी है और बी में भी है। तो ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हैं, इसके अंदर दोनों चीज़ें लिखी, मतलब ये बी के हिस्से में भी आता है और ए के हिस्से में भी आता है। तो दरअसल जो 3 और 4 है वो यहीं पे लिखा जाएगा, 3 एंड 4। 3 और 4 यहाँ पे लिखा जाएगा। इसके अलावा ए में और क्या क्या रह गया, 1 2 1 एंड 2। तो देखिए ए में पूरा ए वाला घर ये येलो वाला है, तो ए के अंदर 1 2 3 4 दिख रहा है। अच्छा, बी वाला घर कौन सा है, पर्पल वाला है। तो पर्पल में क्या है, 3 4 5 6 है, तो 5 और 6। हम जानते हैं कि सेट में एलिमेंट को लिखने के लिए ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब आप 1 2 3 4 को 2 1 3 4 भी लिख सकते हैं, 4 3 2 1 भी लिख सकते हैं। इसी तरह से जब सेट को हम ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं एलिमेंट्स को, मतलब उसके जो मेंबर्स है उसको हम ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, तो उसका ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं। उसी तरह से जब हम उसको वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब ये डायग्रामेटिकली जब हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसका पोजीशन कहाँ होगा, 1 2 कहाँ लिखा जाएगा, 2 ऊपर लिखा जाएगा, 1 नीचे लिखा जाएगा, इसका कोई रेलेवेंस नहीं। आप कहीं भी लिख सकते हैं। लेकिन जैसे 3 4 का रेलेवेंस है, 3 4 को आप यहाँ नहीं लिख सकते थे। 3 4 कॉमन जगह पे होगा, क्यों, क्योंकि 3 4 घर ए के अंदर भी दिखेगा और घर बी के अंदर भी, मतलब ये दोनों ऐसे लोग हैं जो ए के रिश्तेदार भी हैं और बी के रिश्तेदार भी हैं। इसीलिए आपने 3 और 4 को ऐसी जगह लिखा है जो दोनों तरफ काउंट होंगे, लेकिन वो एक ही बार काउंट होंगे, 2 बार काउंट नहीं होंगे। ये वैसा ही है कि आप मान लीजिए कि शादी हो रही है, 2 फैमिली हैं, एक तो जो कुछ ऐसे लोग होंगे जो ए को भी जानते हैं और बी को भी, मतलब लड़के वाले को भी जानते हैं और लड़की वाले को भी। तो ऐसा हो सकता है कि दोनों की तरफ से उनके पास कार्ड आया हो, ऐसा हो सकता है। लेकिन वो दोनों जब वो पार्टी में जाएँगे या शादी में जाएँगे तो ऐसा नहीं हो सकता कि एक बार जाएँगे, घर वापस आएँगे, फिर से दोबारा ड्रेस पहन के जाएँगे कि अब मैं लड़की वाले की तरफ से आया हूँ और पहले मैं लड़के वाले की तरफ से आया था। ऐसा नहीं होगा। वो अगर एक बार चले गए हैं, तो लड़की वालों की तरफ से भी और लड़के वालों की तरफ से भी, दोनों तरफ से वो काउंट होंगे।
उसी तरह से ये जो 3 4 है ये एक ही बार काउंट होगा, या तो इधर से गिन लो या तो जिसको चाहो जिधर से चाहो गिन लो। ये बेचारे फिर वापस जाएंगे, फिर वापस नहीं आएंगे, ये ऐसा है। तो इसीलिए ये जो 3 4 है ये कॉमन है, इसीलिए हमने इसको यहाँ लिखा है। ये इंपॉर्टेंट है समझना कि n ऑफ a प्लस n ऑफ b जरूरी नहीं है कि n ऑफ a यूनियन। एक बात और यहाँ जरूरी है बताना मेरे लिए कि इसमें जो ये आप देख रहे हैं कि जब हम यूनियन कर रहे हैं, यूनियन जब मैंने किया है इसमें 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 ये चारों के चारों ए के अंदर भी है, और 4 5 6 सॉरी 3 4 5 6 ये बी के अंदर भी है। तो जब यूनियन में जो भी चीज दिखता है ना, वो सेट ए के अंदर भी दिखेगा, सेट ए में दिखेगा, या फिर वो सेट बी में दिखेगा। दोनों के अंदर कहीं ना कहीं तो वो दिखेगा ही दिखेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों के अंदर ना हो और उसको आपने यूनियन में लिख दिया हो। ये संभव नहीं है कि आपने यहाँ 7 लिखा होगा, ऐसा नहीं हो सकता। जो चीज इन दोनों में नहीं है उसको यहाँ जगह नहीं मिल सकती। तो यहाँ वही रहेगा यूनियन में जो दोनों में से कहीं एक जगह होगा। और अगर कोई एलिमेंट दो जगह आ रहा है, दोनों जगह आ रहा है, मतलब ए में भी आ रहा है बी में भी आ रहा है, तो उसकी गिनती दो बार नहीं होगी, उसकी गिनती एक बार होगी। इसको ध्यान में रखिएगा, इसकी जरूरत अभी आपको पड़ेगी। तो ये हमारा ए यूनियन बी है। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि अगर कोई एलिमेंट है जो ए यूनियन बी में लाई करता है, अगर x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, उम्मीद है कि अब आप इन सिंबल्स का मतलब जानते होंगे। दिस implies कि x belongs to either a, sorry belongs to, pardon, x belongs to either a और b, किसी एक में तो होगा ही होगा। x belongs to a और x belongs to, किसी एक में तो होगा ही वो। अगर x a यूनियन b में बिलोंग करता है, मतलब x एक मेंबर है, और अगर वो a यूनियन b में देखा जा रहा है, ठीक है, कहने का मतलब है कि अगर एक आदमी शादी की पार्टी में आया है, तो वो गारंटी है कि या तो वो ए वाले की तरफ से आया होगा, मतलब लड़के वाले की तरफ से आया होगा, या बी वाले की तरफ से आया होगा, लड़की वाले की तरफ से आया होगा, ऐसा गारंटी है। हम उस केस को इग्नोर कर देते हैं जो बिना बुलाए भी चले जाते हैं। तो हम यहाँ पे अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट के लिए बात नहीं कर सकते। हम वही बात कर रहे हैं जो जनरली होता है और होना भी चाहिए। तो x बिलोंग्स टू ए, या तो जो मेंबर है या तो वो लड़के वाले की तरफ से होगा, या वो लड़की वाले की तरफ से होगा, इसकी गारंटी है। यही यहाँ पे बताया गया है। उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक और बात यहाँ बताना है कि x यूनियन b, अगर यूनियन के लिए अगर आपको मार्किंग करनी हो कभी कि भाई एक सेट है a, दूसरा सेट है b, और दोनों का यूनियन को आपको शेड करना हो, मार्क करना हो, तो आप कौन सा मार्क करेंगे? तो वो मैं आपको मार्क करके दिखा देता हूँ। उसके लिए जो मार्किंग होगी वो ऐसी होगी। एक मिनट रुक जाइए, तो सो दैट कि आप अच्छे से मार्क कर सकें। पूरा पूरा सेट जो है ए यूनियन बी को दिखाएगा। अच्छे से कर देता हूँ सो दैट कि आपको दिक्कत ना हो। ये जो पूरा सेट आप देख रहे हैं, ये ये पूरा का पूरा सेट ए और पूरा का पूरा सेट बी जो है वो रिप्रेजेंट करेगा ए यूनियन। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे इतने में क्या मैं मार्क करना चाह रहा हूँ। कुछ भी नहीं बचेगा, सारा का सारा चीज। तो ये ए यूनियन बी की मार्किंग है। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप यूनियन समझ गए हो। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। अब मैं आपसे डिस्कस करूंगा इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन क्या होता है, इन सब टॉपिक पे हम सवाल लेंगे अभी आगे चल के। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन, तो इंटरसेक्शन के लिए हम लोग क्वेश्चन लेंगे। कॉन्सेप्ट को समझेंगे पहले। इंटरसेक्शन में ए अगर हमारे पास एक सेट है, उसमें हम फिर से वही ले लेते हैं 1 2 3 4, और बी अगर हमारे पास एक सेट है 3 4 5 6, जैसा अभी पीछे लिया था वही। तो ए को एक सेट के फॉर्म में हम बना लेते हैं पहले। सेट के फॉर्म में बनाने के लिए ये एक छोटा सा इस बार मैंने सर्कल ड्रॉ कर लिया है, और बी को भी एक छोटा सा सर्कल हमने ड्रॉ कर लिया। ए और बी दो सर्कल हमने ड्रॉ कर लिया। मैं नाम भी लिख देता हूँ इसका, ये ए है और ये हमारा दो सेट हो गया बस। अब इंटरसेक्शन को दरअसल में जो यूनियन का साइन होता है यू,
उसको आप इन्वर्ट कर दीजिए, इन्वर्ट मतलब उल्टा लिख दीजिए, वही इंटरसेक्शन का साइन होता है। तो इंटरसेक्शन का सिंबल जो होता है वो यू का उल्टा होता है, मतलब आप उस ग्लास को लिटा दीजिए, उल्टा कर दीजिए, नॉट लिटा दीजिए, उल्टा कर दीजिए, तो वो इंटरसेक्शन का। अब ए इंटरसेक्शन बी का क्या मतलब होगा, पहले ये आपको समझा देता हूँ। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब होगा कि दोनों में जो कॉमन है वो लिखा जाएगा। तो दोनों में कॉमन क्या है, 3 4 कॉमन है और 3 4 कॉमन है, तो 3 4 ही लिखा जाएगा, इसके अलावा कुछ और नहीं लिखा। ओके, तो इसका मतलब ये है कि इंटरसेक्शन में अगर मान लीजिए ए में 1 2 3 4 है, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ सो दैट कि आप ठीक से देख सके। 1 2, अब 3 4 कॉमन है, तो कॉमन वाली जगह अभी मैंने आपको पीछे भी सिखाई थी, 3 4, और यहाँ पे क्या है 5 एंड 6। तो आप देख सकते हैं कि 5 और 6 कॉमन वाले एरिया में नहीं है, 1 एंड 2 कॉमन वाले एरिया में नहीं है। कॉमन वाले एरिया में कौन है, 3 4। इसका मतलब 3 4 जो है वो सेट ए के अंदर भी है और सेट बी के अंदर भी है। तो इंटरसेक्शन में जो चीज यहाँ लिखी जा रही है 3 4, वो दरअसल में ए में भी होगा एंड बी में भी होगा। मेरे शब्दों को ध्यान से सुनिएगा जब मैं एंड और बोल रहा होता हूँ। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि x जो है एलिमेंट होगा, और x एलिमेंट या फिर मेंबर होगा। मेंबर किसका होगा, सेट ए का होगा एंड सेट बी का होगा। तो अगर कोई मेंबर है जो इंटरसेक्शन में आपको दिखाई दे रहा है, ए इंटरसेक्शन बी में दिख रहा है, मतलब 3 4, इस केस में आप मान लीजिए 3 4, सॉरी 3 4 है, बता देता हूँ। तो अगर x जो मेंबर है इंटरसेक्शन वाले सेट का, तो यहाँ पे 3 4 है, तो वो गारंटी है कि दिस इंप्लाइज कि x जो है वो a को बिलोंग कर रहा होगा एंड b को भी कर रहा होगा, श्योर शॉट है ये। एंड x जो है वो बिलोंग करेगा b को भी, दोनों के पास वो होगा। अगर कोई चीज आपको इंटरसेक्शन में दिखाई दे रहा है, जैसे कि इस केस में आप देखेंगे 3 और 4 जो है इंटरसेक्शन वाले सेट में दिख, तो गारंटी है कि जो x है, जो एलिमेंट है 3 4, वो या वो a में भी होगा एंड b में भी होगा। मतलब दूसरी भाषा में कि ये जो 3 4 है ये दोनों में कॉमन होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ ए में हो। अब जैसे आप देख सकते हैं 1 2 सिर्फ ए में है लेकिन बी में नहीं है, तो इंटरसेक्शन में उसको नहीं लिखा गया है। इंटरसेक्शन में वही लिखा जाएगा जो दोनों में कॉमन होगा, ये बहुत जरूरी है समझना। अच्छा, इसकी शेडिंग कहाँ होगी, तो इसकी शेडिंग आप जो कॉमन रीजन है उसी में आप करेंगे। ओके, अब जरा हम उल्टा देखते हैं। उल्टा देखते हैं मतलब अगर हम बी इंटरसेक्शन ए कर लें, बी इंटरसेक्शन ए कर लें, तो क्या कोई फर्क पड़ेगा, क्या कोई फर्क पड़ेगा? आप सोच सकते हैं कि बी को अगर हम पहले लिख लें, ए की जगह यहाँ बी लिख लें, यहाँ ए लिख लें, कॉमन तो फिर भी वही वाला रहेगा ना, 3 और 4 ही कॉमन रहेगा। तो बी इंटरसेक्शन ए भी 3 4 ही रहेगा। और यही यूनियन में भी था। यूनियन में मैंने नहीं बताया था, अभी इसको बताते के साथ मुझे याद आ गया। तो यूनियन में भी यही है, ए यूनियन बी इज सेम एज बी यूनियन ए। इंटरसेक्शन में भी आपके सामने है, आप खुद भी यहाँ पे विजुअलाइज कर सकते हैं। ए की जगह अगर बी लिख दूं 5 6 3 4, और यहाँ एक बी की जगह ए लिख दूं तो 1 2, तो कॉमन तो फिर भी 3 4 ही रहेगा ना। तो इंटरसेक्शन में हम क्या देखते हैं, कॉमन रीजन देख रहे होते हैं। तो बहुत साफ है कि ए इंटरसेक्शन बी जो है वो इक्वल होता है बी इंटरसेक्शन ए के। इसमें भी ये बात समझना जरूरी है कि अगर एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अगर आपको दिख रहा है विच इज इक्वल टू 2, तो ये ध्यान में रखिएगा कि ऐसा नहीं है कि दोनों के अंदर अलग से कुछ, जैसे ऐसा नहीं है कि एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी कर देंगे तो ये आ जाएगा। ऑफ कोर्स ये नहीं आएगा, इज नॉट इक्वल टू एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। आप ये भी ना सोचें कि एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ बी करेंगे तो आएगा। तो इस तरह का कोई रिलेशनशिप इसमें नहीं है, तो जबरदस्ती का रिलेशन क्रिएट नहीं कीजिएगा। ओवरऑल ऐसा कुछ भी नहीं हो, इन शॉर्ट। ठीक है, तो मुझे विश्वास है कि ये बात आपको समझ में आ गई हो। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ डिफरेंस ऑफ। अच्छा, एक और बात इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आपके दिमाग में ये बात शायद नहीं आई है तो मैं ज़बरदस्ती पुश कर देता हूँ कि क्या जब सेट के बारे में हम बात करेंगे तो जब वेन डायग्राम बनाएंगे तो हम सर्कल ही बनाएंगे या कोई और शेप भी हम बना सकते हैं? जवाब बहुत सरल है, बहुत सिंपल है। आप जो शेप चाहिए आप बना लीजिए। प्रैक्टिस में यूजुअली सर्कल या ओवल शेप रहता है या एलिप्टिकल शेप में, को अंडे का शेप, वो ज़्यादा प्रैक्टिस में हम लोग रखते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यही दोनों ही सर, आप ट्रायंगल बनाना चाहिए ट्रायंगल बना के दिखा लीजिए।
कोई और शेप अगर आपको अच्छा लगता हो, जो ज़्यादा आपको पसंद है, आप वही बना लीजिए। इससे कोई ज़्यादा मतलब नहीं निकलता। मतलब सिर्फ ये है कि आपको समझ में आना चाहिए कि ए इंटरसेक्शन बी क्या कह रहा है, ए यूनियन क्या कह रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको सिखाता हूँ कि ए माइनस बी का क्या मतलब होता है, डिफरेंस ऑफ सेट किसको कहते हैं। तो डिफरेंस ऑफ सेट जो है दरअसल बहुत सिमिलर है, ऑलमोस्ट सेम ही है, जो नंबर्स का डिफरेंस होता है वही है इसमें। तो ओके, चलिए मैं पहले ए एक सेट ले लेता हूँ, वही जो अभी लिया था मैंने, 1 2 3 4, ताकि इजी रहे आपके लिए समझ पाना, सेम ही सेट रखते हैं। और बी हमारे पास एक दूसरा सेट है, 3 4 5 6। ये मैंने एक सेट ले, दो सेट ले लिया, ए एंड बी। अब आपको बोला गया है कि डिफरेंस ऑफ ए एंड बी निकालिए, मतलब ए माइनस बी, डिफरेंस ऑफ ए एंड बी मतलब ए पहले बी बाद में, या फिर ए माइनस बी आप निकालिए, बहुत कैटेगरिकली बोल दिया। तो ए माइनस बी का मतलब है सेट में कि ए में से, ध्यान से मैं बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, ए में से बी को हटा दो, ए में से बी को हटा दो। ए में से बी कैसे हटेगा भाई? तो बी तभी हटेगा जब दोनों में कुछ कॉमन होगा। तो आप देख सकते हैं कि ए में 1 2 3 4 और बी का 3 4 5 6 है। तो जो बी का एलिमेंट है और वो ए के अंदर दिखाई दे रहा है, उसको भगा दीजिए वहां से। बी के जो एलिमेंट है, बी का एलिमेंट क्या क्या है, 3 4 5 6, तो क्या 5 6 दिख रहा है वहां पे? नहीं, तो उसको तो भगाना ही नहीं है, वो तो बेकार है, वो तो वैसे ही बेकार है। और बी के एलिमेंट्स को भगाना है, तो 5 6 तो नदार है, तो वैसे ही नहीं है वो, तो उसको कहाँ से भगाएंगे? किसको भगाएंगे फिर? 3 और 4 को ए से भगा देंगे। तो 3 और 4 को जब ए से भगा देंगे हम लोग, तो बचेगा क्या हमारे पास? 1 2 5 6 नहीं बचेगा, क्योंकि हम बी के एलिमेंट्स को तो भगा रहे हैं, तो बी को तो लिखना ही नहीं है हमें। जो कॉमन है उसको भी भगा देंगे, उसी को इनफैक्ट भगाएंगे। जो कॉमन नहीं है, बी में है लेकिन ए में नहीं है, उसको तो भगाने का कोई मतलब ही नहीं बनता, तो वो हम हटा देंगे। अब हम जरा देखते हैं कि क्या बी माइनस ए भी सेम होगा, ये देख लेते हैं। तो बी माइनस ए में से बी में से ए को हटाएंगे, है ना? तो मैं एक काम करता हूँ, बी पहले लिख लेता हूँ और फिर ए लिख लेता हूँ। तो ए लिख लेता हूँ यहाँ पे 1 2। विजुअलाइजेशन आसान होगा इसलिए मैं दोबारा लिख रहा हूँ, अगर आप वैसे विजुअलाइज कर सकते हैं तो आप कर लीजिए। अब बी में से जब ए को हटाएंगे, तो बी में जो जो चीजें हैं और ए में जो जो चीजें हैं, अगर ए वाली कोई चीज बी के अंदर है, मतलब कॉमन है, वो तो आप हटा ही दीजिएगा। लेकिन कोई चीज जो ए में है, बी में नहीं है, उसको क्या करना है? उसको तो हटाना ही नहीं है आपको। बी से, बी में जो भी है उसमें से ए के एलिमेंट को या ए वाले जो मेंबर है उनको मार के भगा देना है, ये तो करना है। तो आप बी का एक घर है मान लेते हैं, वहां गए, आपने देखा कि जो ए वाला घर है उसके मेंबर यहां आए हुए हैं, आपको उस ए वाले मेंबर से प्रॉब्लम है। आप उस बी जिस घर में आप गए हैं उसके रिश्तेदार हैं, आपने कहा कि ये जो ए वाले आदमी आए हुए हैं उधर वाले, उनको निकाल के फेंको। तो आपके रिश्तेदार हैं, उन्होंने आपकी बात मान ली। उन्होंने क्या किया कि ए के जो मेंबर हैं उनको मना कर दिया कि साहब हमारे रिश्तेदार को प्रॉब्लम है आपसे, इसलिए आप वापस चले जाइए। वो वापस चले गए, वापस चले गए। तो जब वापस चले गए तो जो बचेंगे वो किसके एलिमेंट बचेंगे, किसके मेंबर होंगे? वो तो घर बी वाले ही होंगे ना, और तो कोई होगा नहीं। ए वाले तो हो ही नहीं सकते वहां पे। तो जो अब बोलेगा कि अब लिखो तुम कौन कौन बच गया, तो आप किसका, ए वाला का नाम थोड़ी लिखिएगा, चाहे है चाहे नहीं है। तो आप तो नाम तो उसी का लिखिएगा जो बी का है, मतलब जो बच गया। तो उसी तरह से बी में से जब ए को हटाएंगे, तो ए का कॉमन क्या क्या है वो देख लेंगे। तो ए का यहाँ पे 3 4 ऐसा है जो बी में भी आपको दिख रहा है, तो ये वाला आप हटा के फेंक दीजिए, इसको और इसको हटा दीजिए, ठीक है, क्योंकि ये कॉमन है, हट गया। अब क्या बी में क्या बचा, 5 6, तो सिर्फ 5 6 लिखा जाएगा। बहुत बच्चे सोचते हैं कि 1 2 भी लिखना है, 1 2 नहीं लिखना है भैया आपको। 1 2 क्यों लिखेंगे आप तो बी में से ए को हटा ही रहे हैं, तो 1 2 क्यों लिखिएगा? अगर 1 2 लिख दीजिएगा तब तो ए वाला एलिमेंट भी आपने लिख दिया ना, वो तो लिखना नहीं, आपको हटाना है। तो ये बी माइनस ए है। अब आप देख सकते हैं कि ए माइनस बी और बी माइनस सेम है कि नहीं। यहीं पे एक ही एग्जाम्पल काफी है ये समझने के लिए कि ना सेम नहीं है। हो सकता है इसके बाद जितने भी एग्जाम्पल हो सब में सेम हो, लेकिन एक एग्जाम्पल तो है जिसमें कि नहीं है, तो हम इसको रूल तो नहीं मान सकते। रूल अगर होता तो सबके लिए एप्लीकेबल होता। तो हम समझ सकते हैं ये बात कि a माइनस बी जो है नॉट इक्वल्स टू माइनस। तो वेन डायग्राम से कैसे दिखाएंगे ये मैं दिखाता हूँ।
तो अगर मैं इसको वेन डायग्राम पे दिखाने की कोशिश करूँ तो ऐसा दिखाया जाएगा। ये एक सर्कल है हमारे पास ए का और ये एक सर्कल है हमारे पास बी का। तो मैं इसको अलग से, ये हमारे पास ए है और तो ए में से बी को हटाने का मतलब है कि ए का जितना भी एलिमेंट है अभी उसमें से बी का जो कॉमन एलिमेंट है ना, जैसे इसमें ये वाला जो एलिमेंट है ये तो बी वाला भी है ना, बी वाला भी। अब जैसे ए माइनस बी अगर आपको करना है, ए माइनस बी करना है, तो आप देखिए, देखिए यहाँ पे क्या बचा 1,2। ए में क्या क्या था आपके पास 1 2 3 4। मैं लिख लेता हूँ इसको वाइट से 1 2 3 4 और बी में क्या था 5 और 6। तो जब ए में से आप बी को हटाएंगे तो ये वाला पोर्शन जो है ये तो नहीं रहेगा ना, इसको मैं ढक देता हूँ, ये नहीं रहेगा, ये नहीं रहेगा, ग्रीन वाला बिल्कुल नहीं रहेगा। और ये जो बी सेट के अंदर है जो बचा हुआ वो तो वैसे ही नहीं रहेगा, मैं तो पहले से बोल रहा हूँ ना, इधर तो रहेगा ही नहीं। तो बचा क्या आपके पास, सिर्फ ये वाला ए वाला पोर्शन, दैट इज 1,2, यही बच गया आपके पास। ठीक है, तो मैं एक बार इसको आउटलाइन कर देता हूँ येलो से, तो आपको समझ में आ जाएगा कौन सा बचेगा। ये येलो वाला जो आउटलाइन किया हुआ पोर्शन है, ये वाला सिर्फ आपका बचेगा और कुछ नहीं बचेगा। तो दिस इज ए माइनस बी, है ना, जो येलो वाला जो आउटलाइन करके मैंने लिखा है दैट इज 1,2, ये आपका ए माइनस। अगर बी माइनस ए किया होता तो इसी तरह से 5,6 बचता। मैं अगर इसको अब लैंग्वेज में लिखने की कोशिश करूं तो ऐसे लिखूंगा कि x बिलोंग्स टू ए माइनस बी। अगर x मेंबर है ए माइनस बी वाले घर का, ए माइनस बी का एक नया घर बना है, उसमें जो भी आपको दिख रहा है, जो भी दिख रहा है वो गारंटी है कि ए के अंदर तो होगा, लेकिन वो बी, ए से बी को बाहर कर दिया गया, वो ए के अंदर तो होगा। अब जैसे ए के अंदर आपको 1 2 3 4 दिख रहा है, लेकिन कॉमन चीज माइनस भी कर दिया गया है। तो मतलब अगर ऐसे बोलूं मैं, तो x जो है बिलोंग करेगा a को, तो भाई a में तो 3 4 भी आता है ना। देखिए x बिलोंग करेगा a को, तो मतलब a में तो 1 2 3 4 चारों आता है, लेकिन हमारे पास तो सिर्फ 1 2 बच रहा है। तो 1 2 3 4 में से आपने क्या हटाया है सोचिए, तो 3 4, और 3 4 क्या माना जाता है, कॉमन पोर्शन है, तो आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे एंड x do not belongs to a intersection। x जो है a के अंदर बिलोंग करता है एंड x बिलोंग नहीं करता है a इंटरसेक्शन b। या मैं इसको लैंग्वेज में लिखता हूँ, क्या हो सकता है कि इसका इंटरप्रिटेशन तो जो मैं चाह रहा हूँ वो ना है, तो आप लिखेंगे कि x बिलोंग्स टू a, बिलोंग्स टू a एंड x is taken out द कॉमन x। मैं ये लिख देता हूँ, द कॉमन पोर्शन, द कॉमन पोर्शन, पोर्शन of a is taken out from the set A, the set A। दूसरी भाषा में पूरे A में से आप A इंटरसेक्शन B को माइनस कर देंगे, हटा देंगे पूरे A में से। मतलब पूरा A, ये पूरा का पूरा A है, ये पूरा, इसमें से आप ये वाला जो कॉमन रीजन है इसको आप हटा देंगे, बच जाएगा। ये देखिए यही लिखा है मैंने, पूरे A में से माइनस कर देते हैं A माइनस, ये बच जाएगा आपका। ठीक है, ये आपका A माइनस। सिमिलरली अगर B माइनस ए निकालना होता तो B माइनस ए इंटरसेक्शन B करेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, A माइनस, सॉरी B माइनस ए, B माइनस ए बचेगा हमारा। B माइनस ए इक्वल्स टू पूरा सेट B में से जो कॉमन रीजन है वो आप हटा देंगे तो वो B माइनस, इसी को n से मुझे रिप्रेजेंट करना चाहिए था, n ऑफ B माइनस ए इक्वल्स टू n ऑफ B माइनस ए माइनस। इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो उम्मीद है कि आपको a माइनस बी और b माइनस ए डिफरेंस ऑफ सेट समझ में आ गया होगा।
इसको और एग्जाम्पल से मैं करके दिखाऊंगा। आप एग्जाम्पल पे फोकस करें, आपके लिए ज़्यादा ईजी होगा समझ पाना। ये जो वेन डायग्राम है ये और सवाल में जब बनाऊंगा तब आप ज़्यादा क्लैरिटी से समझ पाएंगे। इसके बाद बारी आती है कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये मैं आपको पर बताता हूँ। कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट ऑफ अ सेट, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट जो है बहुत इंटरेस्टिंग है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट के लिए ना यूनिवर्सल सेट का होना बहुत जरूरी है। इसके बगैर कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट नहीं देखा जा सकता, दैट्स नॉट पॉसिबल। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो वेन डायग्राम आप कभी भी देखेंगे तो आप अक्सर देखेंगे कि पहले रेक्टेंगुलर बॉक्स है, उसके अंदर दो सर्कल बनाए गए हैं ऐसा करके। अक्सर आप ये चीज देखेंगे वेन डायग्राम में कि रेक्टेंगुलर सर्कल। दरअसल में रेक्टेंगुलर सर्कल क्या दिखाता है? ये रेक्टेंगुलर सर्कल जो है ना यूनिवर्सल सेट को दिखाता है। यूनिवर्सल सेट, ये पूरा यूनिवर्सल सेट है, इसमें ये दो सेट्स हैं, इसके अंदर ये दो सेट्स हैं। अब उसके बाद जो भी पूछा गया है वो बात की बात। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट क्या होता है, तो उसको मैं कुछ एग्जांपल से आपको दिखाता हूँ, आपको समझ में आएगा। ए एक सेट है हमारे पास, सॉरी मैं इसको, ए हमारे पास एक सेट है और इस सेट में लिखा हुआ है ई एफ जे के, ये लिखा हुआ है। अब बोला गया है कि ए कॉम्प्लीमेंट आप डिनोट करके दिखाइए। ए कॉम्प्लीमेंट को ए प्राइम से लिखते हैं और ए सी से भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ए कॉम्प्लीमेंट तो ए प्राइम रिप्रेजेंट्स ए कॉम, ज़्यादातर बुक में आपको ए प्राइम ही मिलेगा, लेकिन अगर आप ए के ऊपर सी लिख देंगे तो भी चलेगा, कोई समस्या नहीं है इसमें। तो ए कॉम्प्लीमेंट हम पढ़ेंगे अब कि क्या होता है। तो ए कॉम्प्लीमेंट मतलब ये हो जाता है जो बचा हुआ है। जैसे आपने पढ़ा होगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स जो था वो 90 डिग्री के केस के लिए पढ़ा जाता था कि अगर ये वाला एंगल हमारे पास 30 डिग्री है तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा। इसका कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब हो जाता है एक ऐसा एंगल जो 30 में जोड़ दिया जाए और वो 90 बना देगा, उसको कॉम्प्लीमेंट्री कहते हैं। तो वो एंगल कौन सा है? वो एंगल हमारे पास 60 डिग्री का। तो 60 डिग्री को हम 30 का कॉम्प्लीमेंट्री कहेंगे या 30 डिग्री को 60 का कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है जब दो चीजें मिल करके एक जैसी दिखने लग जाती हैं, एक जैसी मतलब एक यूनिट की तरह दिखती है, उसको हम लोग कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। ओके, फाइन। तो अब 90 के केस में बहुत क्लियर था कि 30 जो है 60 का 90 या 60 को 30 का 90 का, 45 को 40 या 1 डिग्री को 89 का कॉम्प्लीमेंट कहेंगे या 89 डिग्री को 1 का कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट के लिए आपको पूरे का पता होना जरूरी है। अगर आपको ये ना पता हो कि कॉम्प्लीमेंट को 90 के रिस्पेक्ट में देखते हैं, अगर किसी बच्चे को ये ना पता हो और उससे अगर आप पूछ देंगे कि बताओ 30 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, तो बेचारा यही सोचता रह जाएगा कि कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है यहाँ पे। मतलब वो जो कॉम्प्लीमेंट हम देते हैं किसी को, कह रहे तुम तो आज बहुत अच्छे लग रहे हो, तो इस तरह का कॉम्प्लीमेंट, तो बेचारे को ये नहीं पता है, तो वो दिक्कत में आ जाएगा। इसीलिए जब कभी भी हम कॉम्प्लीमेंट की बात करते हैं तो हमें पूरा रेफरेंस पता होना चाहिए कि कॉम्प्लीमेंट्री जब हम बात कर रहे हैं तो किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, है ना। यहाँ पे पूरा क्या है, टोटल क्या है, तो टोटल 90 है। तब हम बता सकते हैं कि हाँ कॉम्प्लीमेंट्री जो है वो होगा 30 का वो 60 होगा। लेकिन अगर आपको टोटल नहीं पता तो आप नहीं बता पाएगा। उसी तरह से टोटल सेट्स में क्या होता है, सेट्स में टोटल क्या होगा, पूरा का पूरा यूनिवर्सल सेट, तो हम लोग टोटल बोलेंगे। तो अब ई एफ जे के लिए आपको बोला गया कॉम्प्लीमेंट बताइए, तो आपको पता होना चाहिए इसका इसका यूनिवर्सल क्या क्या होगा। मैंने आपको यूनिवर्सल सेट के दौरान पढ़ाया था कि यूनिवर्सल सेट जो होता है वो वैरी करता रहता है, वो डिपेंड करता है कि आप किस कॉन्टेक्स्ट में देख रहे हैं। तो फिलहाल हम अल्फ़ाबेट के कॉन्टेक्स्ट में देख रहे हैं, तो हमारा इस कॉन्टेक्स्ट में इसके अलावा कौन कौन सा चीज रह जाएगा। तो हम ए का कॉम्प्लीमेंट अगर देखें तो रह जाएगा ए बी सी डी जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस, ओके मेरी वजह से ढक गया होगा, टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई एंड जी। ये ई एफ जे के का कॉम्प्लीमेंट है। आप देखें कि मैंने जो सेट बनाया है उसमें ई एफ जे के नहीं लिखा हुआ है,
इसके अलावा सब कुछ लिखा हुआ है, इसके अलावा सब कुछ लिखा हुआ है। तो ये EFGK का कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब देखिए, नेक्स्ट मैं एग्जांपल देता हूं आपको कॉम्प्लीमेंट का। अगर मान लीजिए एक सेट है नेचुरल नंबर का, एक सेट है नेचुरल नंबर का। तो उम्मीद है कि नेचुरल नंबर आप जानते हैं। यहाँ पे नेचुरल नंबर की बात जब मैं कर रहा हूँ तो 1 से स्टार्ट कर रहा हूँ, 0 से नहीं। तो और इसके अलावा एक दूसरा सेट है इवन नंबर का, सारे के सारे इवन नंबर हैं। तो इवन नंबर का एक घर है जिसमें सारे इवन नंबर रहते हैं, और उस घर का को नाम हम ई से दे देते हैं, कैपिटल ई। तो इस घर में सारे इवन नंबर रहते हैं, 2 4 6 8 10 12 एंड डॉट 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 से लेकर के ऐसे। तो सारे इवन नंबर रहते हैं इसमें। अब बोला गया है कि आप इस ई सेट का मुझे कॉम्प्लीमेंट दीजिए। ई सेट, इसको ई का घर मैंने बताया ना, इस घर का नाम मैंने ई दे दिया, तो ई का कॉम्प्लीमेंट आपको बताना। अब ई का कॉम्प्लीमेंट बताना है तो आपको ये जानना जरूरी है कि भाई मेरे लिए यूनिवर्सल सेट क्या है। अगर आपको ये नहीं पता है, अब मान लीजिए कि आपके लिए यूनिवर्सल सेट इंटीजर है, तो नेगेटिव नंबर को भी फिर आपको लिखना पड़ेगा ना यहाँ पे, क्योंकि 2 4 6 8 इसका बोला गया है कॉम्प्लीमेंट। तो इसका ये जानना जरूरी है कि आपने यूनिवर्सल क्या एज्यूम किया है यहाँ पे, या फिर आपको क्या रेफरेंस दिया गया। तो अगर नेचुरल नंबर को हम यहाँ पे यूनिवर्सल माने, तो 2 4 6 8 10 12 एंड सो ऑन, इसके अलावा कौन कौन से नंबर रह जाते हैं? तो ऑफकोर्स ऑड नंबर रह जाते हैं ना। तो ई कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा 1 3 5 7 9 11 डॉट 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 एंड ये। तो ई कॉम्प्लीमेंट आप देख सकते हैं कि जो ई से बच जाएगा वो ई का कॉम्प्लीमेंट हो जाता है। अगर तो इसका क्या मतलब होता है, अगर हम इन दोनों को मिला दें तो पूरा का पूरा यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। देखिए, ए और ए कॉम्प्लीमेंट को अगर हम मिला देते हैं तो पूरा का पूरा यूनिवर्सल सेट आ जाएगा ना। एग्जैक्टली exactly। तो हम क्या करते हैं यूनिवर्सल सेट को समझने के लिए, ये एक हमने यूनिवर्सल सेट बना लिया, सॉरी, इस सेट को समझने के लिए किसको, कॉम्प्लीमेंट्री को, और एक सेट का हमने यहाँ पे सर्कल बना लिया, ये रहा सर्कल। अब इस सर्कल को अगर मान लीजिए कि ये एक सर्कल है, इस सर्कल का नाम ए है, बोला गया कि ए का कॉम्प्लीमेंट बताइए आप क्या हो। ए का कॉम्प्लीमेंट हम क्या करेंगे, ए अगर ये है तो इसके अलावा जो होगा वो कॉम्प्लीमेंट होगा। तो इसके अलावा कहाँ देखेंगे, यूनिवर्सल सेट पता होगा तब। तो रेक्टेंगल हमारा यूनिवर्सल सेट है, तो ए के अलावा जो होगा वो ये होगा, ए के बाहर वाला सारा पोर्शन, ए के बाहर जितना भी बड़ा पोर्शन है सारा का सारा ये ए कॉम्प्लीमेंट। तो लिख देता हूँ ए कॉम्प्लीमेंट, दूसरे कलर से लिखता हूँ ताकि आप देख, दिस इज ए कॉम्प्लीमेंट। आशा है कि ये आपको समझ में आ गया होगा। मैं इसको लिख सकता हूँ कि ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट जो होता है वो हमेशा यूनिवर्सल सेट है। इसका भी फॉर्मल तरीका नहीं है लिखने का, प्लस का साइन यूज नहीं होगा, लेकिन ठीक है एक लेमैन के टर्म्स में, ताकि आप विजुअलाइज कर सकें। ज़्यादा हम इसके डेफिनेशंस पे, या फिर कह लीजिए ज़्यादा मेथोडिकल हम अभी 1-2 क्लास के बाद होना स्टार्ट करेंगे। मैं एज्यूम करता हूँ कि ये जो टॉपिक जो अभी मैंने आपको पढ़ाया है, कॉम्प्लीमेंट किसको कहते हैं, डिफरेंस ऑफ सेट्स किसको कहते हैं, और यूनियन और इंटरसेक्शन किसको कहते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा। और इस वीडियो को आप और 1-2 बार देख लें ताकि ये कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाए। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में इससे जुड़े हुए सवाल लेकर के आऊँगा और कुछ और कॉन्सेप्ट्स को लेकर के। तब तक के लिए इतना ही। बाय बाय एंड थैंक यू।